नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुख करेंगे त्रिशूर का, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഉത്സാഹമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തൃശൂരിൽ തൃശൂരിൽ നിന്നുയരുന്ന സന്ദേശം, ആ സന്ദേശം കേരളത്തിന് മുഴുവൻ തന്നെ പുതിയ ചേതനയുടെ സഞ്ചാരം, ആ പുതിയ ചേതനയുടെ സന്ദേശമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. केरला थिल्ले एंड अम्मा मारे सहोदरी मारे आज शिवगंगे की महान पराक्रमी रानी वेलु नाचियार की जन्म जयंती है। आज देश ही महान शिक्षाविद और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की भी जन्म जयंती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना बड़ा होता है, ये इन दोनों के व्यक्तित्व से सीखने को मिलता है। केरला की मिट्टी, इस मिट्टी ने ऐसी अनेक संतानें देश को दी है जिन्होंने भारत की बौद्धिक और सामाजिक चेतना को समृद्ध किया है। केरला की बेटियां ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एवी कट्टीमालु अम्मा, अकम्मा चेरियन, रोसम्मा पनूस जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। केरला की कात्यायनी अम्मा और भागीरथी अम्मा ने देश को दिखाया कि सीखने की कोई आयु नहीं होती। आदिवासी कलाकार नांजी अम्मा ने को उनकी अद्भुत कला के लिए नेशनल अवार्ड देना, इसका सौभाग्य भी हमें मिला। पीटी उषा जी हो, अंजू बॉबी जॉर्ज हो, ये पूरे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। കേരളത്തിലെ അമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗംഗയിൽ ജനിച്ച, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വീരപരാക്രമം കാണിച്ച വേലു നാച്ചിയാരുടെ ജന്മദിനമാണിന്ന്. അതോടൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള സുപ്രസിദ്ധയായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണ, സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിട്ടുള്ള സാവിത്രിബായി ഫുലെയുടെ ജന്മജയന്തിയാണിന്ന്. ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീശക്തി, ആ സ്ത്രീശക്തിയുടെ കഴിവ് മണ്ണ് तो चलिए देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद बागेश्वर के विकासखंड कपकोट के केदारेश्वर मैदान में आयोजित मातृशक्ति उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लगभग 100 करोड़ की अलग अलग विभागों की विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी, जिसमें 19 करोड़ की 11 अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। 81 करोड़ की 26 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा, जनपद बागेश्वर में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करनी है। बागनाथ मंदिर बागेश्वर के संग्रहालय में 90 प्रतिमाओं की स्थापना होगी। साथ ही सरयू के मूल स्थान को पर्यटन स्थल बनाए जाने की भी घोषणा की है।
तो आपको बता दें कि मातृशक्ति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने बागेश्वर को विशेष सौगातें दी हैं। साथ में प्रदेश के लिए भी अलग अलग तरह की सौगातों का जिक्र करते नजर आए। तस्वीर भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के इस संबोधन को सुनने के लिए बड़ी तादाद में महिलाओं का हुजूम भी उमड़ा हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे हुए थे और बागेश्वर में उन्होंने कई सारी सौगातें भी दी हैं। बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे और वहां पे कपकोट में विकासखंड कपकोट में उन्होंने 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही साथ कार्यक्रम चूंकि मातृशक्ति का था तो करीब सैकड़ों की संख्या में कह सकते हैं कि महिलाएं वहां पे मौजूद थी और हजारों की संख्या में करीब करीब वहां पे लोग वहां पे मौजूद थे। मुख्यमंत्री का बागेश्वर का दौरा लगातार जारी रहता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं दी हैं, विभिन्न विभिन्न विभागों की योजनाएं दी हैं, चाहे वो बागनाथ मंदिर में शिलान्यास करने को लेकर के हो या जो संग्रहालय है उसमें जो मूर्तियां हैं वो उसको बनाने को लेकर के हो या नशा मुक्ति केंद्र को बनाने को लेकर के हो, ऊर्जा विभाग की योजनाएं, पेयजल विभाग की योजनाएं, सड़क निर्माण की योजनाएं, तो ये तमाम सारी योजनाएं मुख्यमंत्री ने सौगात दी है कपकोट को। साथ ही साथ उनके साथ अल्मोड़ा के जो सांसद थे अजय टमटा, वो भी मौजूद थे मुख्यमंत्री के साथ। तो मुख्यमंत्री की ये सौगातें देखकर लोग वहां पे बिल्कुल आश्चर्यचकित हुए और बिल्कुल खुशी का माहौल दिखा पूजा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, वो उत्तराखंड की जनता को देने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात को बोला है कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जनता तक वहां तक पहुंचे और जनता उनसे फलीभूत हो, इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जी पूछो। बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं और महिलाओं में भी खासा उत्साह नजर आया साफ तौर पर। अनुज, देखिए, जो सौगातें प्रदेश को दी गई हैं और खासकर बागेश्वर को दी गई हैं, उसके बाद किस तरह का परिवर्तन नजर आने वाला है और लोगों के हित में कितनी योजनाएं सार्थक नजर आएंगी? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से ऊर्जा विभाग की योजना हो, पेयजल विभाग की योजनाएं हो, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी की जो जहां पे सड़क निर्माण नहीं है वहां पे सड़क निर्माण को लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए गए। इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य, क्योंकि सबसे मेन चीज है स्वास्थ्य को लेकर के, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह बोला है कि अब पहाड़ों में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त होगी। पहाड़ में अब स्वास्थ्य की जितनी भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें अब खत्म होंगी। यहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से 100 करोड़ की योजनाएं मुख्यमंत्री ने वहां पे दी है, जाहिर सी बात है कि जनता प्रफुल्लित दिखी और करीब हजारों की तादाद में लोग वहां पे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का स्वागत ढोल और दमाऊ से वहां पे किया गया। तो कपकोट की जनता हो, बागेश्वर की जनता हो, बिल्कुल बेहद खुश और उत्साहित नजर आई है कि हमारे प्रदेश के मुखिया आज हमारे बीच में है और करीब करीब 100 करोड़ रुपए की जो सौगातें हैं वो हमें दे रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए अनुज जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया बागेश्वर हो या फिर प्रदेश, जो सौगातें मिली हैं उसके बाद लोग प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बीजेपी ने मिशन लोकसभा को लेकर के तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने इस बार 5 लोकसभा सीट जीतने के लिए नई प्लानिंग तैयार की है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की सभी 5 सीटों के जीतने के लिए 75% मतों का लक्ष्य रखा है। बीजेपी 7 जनवरी को लोकसभा चुनाव कार्य योजना के तहत जल्द ही एक रणनीति बैठक का आयोजन कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत सभी मंत्री शामिल रहेंगे। अनुज, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए, बीजेपी अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती है और तेज कार्यशैली के लिए जानी जाती है। यही वजह है शायद कि लोकसभा चुनावों के 5 सीटों पर अभी से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बिल्कुल पूजा, लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ बैठकें भी कर रही है और रणनीति भी बना रही है।
7 जनवरी को बीजेपी की राजधानी देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में बैठक है और आगामी लोकसभा चुनाव है उनकी रणनीति तैयार करने को लेकर के ये बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो उसमें मौजूद रहेंगे। उनको साफ तौर पे इस बात को लेकर के बोला जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 को हम किस प्रकार से जीत सके, क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं पूजा, और 5 लोकसभा सीटों में कई जो पूर्व सांसद हैं उनके टिकट भी कट सकते हैं, कई युवाओं को, जो नए युवा हैं उनको टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अगर महिला आरक्षण की अगर बात करें तो करीब करीब 1 सीट महिलाओं को भी दी जा सकती है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, साथ ही साथ अगर बात करें केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक किस प्रकार से पहुंच सके, जो पहाड़ का आखिरी गांव है वहां तक की आखिरी जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको वहां तक जो योजना है वो कैसे पहुंच सके, वो फलीभूत कैसे हो सके, उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ पन्ना प्रमुख, चूंकि बीजेपी की रणनीति बढ़ी रही है, सोशल मीडिया से लेकर के पन्ना प्रमुख तक जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जो है तेज धार दी जाएगी। तो चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, मार्च या अप्रैल में लोकसभा चुनाव होना, उससे पहले किस प्रकार की रणनीति उत्तराखंड में बन सके, हरिद्वार, पौड़ी की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात करें, अल्मोड़ा की अगर बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, ये 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों पे कितना जनाधार बन सकता है बीजेपी का, जन जन तक किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, इसको लेकर के इस बैठक में मंथन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, अहम जानकारी साझा करने के लिए। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले महिलाओं को गाड़ी चलाते देखना दुर्लभ होता था, अब वो फर्राटे से वाहन चला रही हैं। देहरादून में पिछले 3 साल में वाहन चलाने वाली महिलाओं की तादाद में बढ़ोतरी हुई। 2020 में वाहन चलाने के लिए लाइसेंस बनवाने वाली महिलाओं का आंकड़ा जहां 1662 रहा, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 1986 पहुंच चुका है। बीते वर्ष 2023 में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महिलाओं की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आवेदन किया गया। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 में 8500 ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, जिनमें से 2000 से ज्यादा लाइसेंस महिलाओं के हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवहन विभाग की ओर से महिलाओं को वाहन चलाने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस मामले में जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है। पहले जब हम लोग देखते थे तो काफ़ी कम महिलाएं मिलती थी सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन अब महिलाएं काफ़ी आगे निकल कर आ रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और देहरादून में तो महिलाओं में ड्राइविंग सीखने के प्रति जो क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में इस साल भी 8500 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक बने हैं, जिनमें 2000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस महिलाओं के हैं। मेरा सुझाव है कि महिलाएं और भी आगे आएँ। परिवहन विभाग हमेशा तत्पर है उनको सेवा देने के लिए, और परिवहन विभाग ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है। अभी हम लोग एक बैच को IDTR झाझरा में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग है वो। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए और वो आगे टैक्सी चलाएं, आत्मनिर्भर भी बने। तो यह हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग काफ़ी सफल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, देवियों का प्रदेश है, देवताओं का प्रदेश है, और ऐसे में महिलाएं जिस तरीके से हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही हैं वो काबिले तारीफ है। वाहन चलाने को लेकर जिस तरीके से महिलाओं ने आत्मनिर्भरता भी दिखाई है और साहस भी, वो अपने आप में सराहनीय है। बिल्कुल पूजा, चूंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये प्रदेश देवभूमि देवताओं का भी प्रदेश है, साथ ही साथ देवियों का भी प्रदेश है। सबसे ज्यादा यहाँ देवियां ही पाई जाती हैं और अब महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं। ड्राइविंग को लेकर के पिछले 1 साल की अगर बात करें पूजा, तो लगभग महिलाओं में बड़ा क्रेज देखने को मिला है, चाहे वो 2 व्हीलर को लेकर के हो या 4 व्हीलर को लेकर के हो। सबसे ज्यादा जब आरटीओ से बात करी गई, देहरादून आरटीओ तिवारी से जब बात करी गई, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि करीब एक साल में करीब 4000 अगर लाइसेंस आए हुए हैं, तो जिसमें से 2000 करीब लाइसेंस महिलाओं ने अप्लाई किए हैं। और हम इस पहल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि महिलाएं इस हर चीज में आगे हैं। तो वाहन चलाने में भी महिलाएं आगे बढ़े और साथ ही साथ उनको ड्राइविंग की निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी कि अगर कोई महिला आत्मनिर्भर भी बनना चाहती है, कोई टैक्सी चलाना चाहती है या गाड़ी चलाना चाहती है, तो हम उसको एप्रिशिएबल भी करेंगे। साथ ही साथ उसको जो भी उसकी सुविधाजनक चीज होंगी
उसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है बिल्कुल, पूजा। और वाकई तो में ये सराहनीय है अनुज कि महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरिद्वार में नए साल की पार्टी करने गए किशोर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ, जहां आरोपी उसकी मां का प्रेमी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्ते की चाची से अवैध संबंध और 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति के लालच में आरोपी ने 17 के यश का कत्ल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी खुद किशोर को तलाश करने वालों में सबसे आगे था। पुलिस ने मुखबिर के तंत्र की मदद से मामले में खुलासा किया। मामले में पुलिस कप्तान प्रेमेंद्र डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले से पर्दा उठाया और इंस्पेक्टर कनखल अमरचंद शर्मा और पुलिस टीम को शाबाशी भी दी है। 1 तारीख को थाना कनखल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है, जिसका नाम यश उर्फ यश था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने एक परिचित के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेके तत्काल इसका पंजीकृत किया गया। तहकीकात के बाद जो सारी चीज़ें जब इसके खुलासे में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि संजय पुंडीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए बहुत ही सस्पेंसिव पूरा मामला रहा और पूरे मामले में अब जिस तरह की अपडेट सामने आ रही है वो वाकई सबको चौंका रही है। देखिए, नए साल के पहले ही दिन धर्मनगरी हरिद्वार में इस तरह का अपराध हुआ है। हालांकि पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार की जो कनखल पुलिस है महज 24 से 48 घंटों में पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से अपराध होते हैं तो पुलिस उतनी ही जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जिस तरह से 1 तारीख को एक जो 17 वर्षीय बच्चा था वो कहीं ना कहीं नया साल मनाने के लिए गया था, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल आसपास के सीसीटीवी खंगाले और पूरे मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। जो आरोपी था उसको जेल भेजा जा रहा है। पूजा, इस पूरे मामले में जो भी हत्या आरोपी था, क्या उसे पकड़ लिया गया है संजय अभी तक? हाँ बिल्कुल, जिस युवक ने इसकी हत्या की थी कहीं ना कहीं जो संपत्ति थी वो उसको हड़पना चाहता था। हालांकि अवैध संबंध का भी इस पूरे मामले में जो मामला है वो सामने आया है। इसको लेकर पहले ही जो पुलिस थी वो सक्रिय हो गई थी और अब इस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पूजा, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। इस खतरनाक वेरिएंट को लेकर हरिद्वार जिला अस्पताल और रुड़की सिविल हॉस्पिटल पूर्व प्रबंधन में जुट चुका है, जिसके अंतर्गत अस्पताल में कोविड वार्ड और गहन संरक्षण इकाई तैयार की जा रही है। इसके अलावा चिकित्सकों को सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक रुड़की सिविल हॉस्पिटल में एक 40 बेड का कोविड वार्ड और 11 बेड का ICU तैयार किया गया है। तो वहीं अस्पताल में स्वच्छता मानकों के अनुपालन के निर्देश भी दिए गए हैं। पहाड़ों में ठंड का कहर लगातार जारी है। इस ठंड के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बढ़ती ठंड के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी कम देखने को मिल रही है, जिससे इस बार पहाड़ों पर पर्यटक नीति घाटी तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांत जनपद चमोली के नीति घाटी में बाबा बर्फानी जम गए हैं। हालांकि कहीं भी बर्फ देखने को, हर जगह बर्फ देखने को मिल रही है। देहरादून प्रदेश में अब पुलिस प्रशिक्षण के लिए यातायात निदेशालय के तर्ज पर प्रशिक्षण निदेशालय बनाया जाएगा।
इस निदेशालय को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही सीमावर्ती राज्यों में प्रशिक्षण संस्थानों की जनशक्ति और प्रशिक्षण मॉड्यूल, इन तमाम चीजों का अवलोकन भी किया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में प्रशिक्षण अनुभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसमें डीआईजी प्रशिक्षण बरिंदरजीत सिंह ने पुलिस प्रशिक्षण की संस्थाओं की जनशक्ति, आधारभूत संरचना और चुनौतियों, साथ में भविष्य की कार्य योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया है। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि यातायात निदेशालय की तरह प्रदेश में प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए निदेशालय बनाने का निर्णय लिया गया है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन भानु की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में संगठन के विस्तार के साथ साथ गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर चर्चा की गई और मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उत्तराखंड में भी किसानों का बिजली का बिल माफ करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि मूल्य की घोषणा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान संगठन कार्यकारिणी का गठन करने की कई लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसमें रीना देवी को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी, सुभाष चौधरी को प्रदेश महासचिव, भारतीय सैनिक को जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, चौधरी ओम प्रकाश को युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे इस उम्मीद के साथ इन लोगों ने अपने इस छोटे से प्यारे से परिवार में, मुझे छोटा नहीं, मुझे बहुत बड़ा है, भानु परिवार में जोड़ा है। मैं आशा करती हूँ कि जो उम्मीद से जिससे इन्होंने ये सोचा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं पूरा अपना सहयोग दूंगी और मैं पूरी इनकी उम्मीद पे पूरा अपना सहयोग प्रदान करूँगी। सबसे पहले तो आज जो है हम इसी बात की आप लोगों को भी और अपने संगठन को बधाई देना चाहते हैं कि मातृशक्ति की कमी आज पूरी हो गई और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमें रेखा वर्मा जी का आज साथ मिला। भानु परिवार को इसका जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और साथ में जिलाध्यक्ष बनाई गई हैं अपनी भारतीय सैनी जी और युवा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है आज ओम प्रकाश भाई को खानपुर से। तो आज संगठन के विस्तार के लिए ही आज ये बैठक का आयोजन किया। लक्सर तहसील मुख्यालय में तहसील दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एडीएम पीएल शाह और एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने फरियादियों की शिकायत सुनी। इस दौरान सुल्तानपुर गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण के काम की, प्रहलादपुर में ट्रांसफार्म फूकने की शिकायत, नेतवाल में खेत की पैमाइश किए जाने की मांग, अकौड़ा कला गांव में स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग और बाढ़ से खराब हुए खेतों में मिट्टी भराव करवाने की मांग की गई है। तहसील दिवस पर कार्यक्रम में कुल 76 शिकायतें आई, जिनमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी शिकायतों को संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को सौंप दिया गया है। लगभग 76 से 80 शिकायतें आई, जिसमें से जो सामान्य शिकायतें थी जिनका मौके पे निस्तारण हो सकता था, ऐसी 5-6 शिकायतें हैं जिनका निस्तारण किया गया है। बाकी मुख्य रूप से जैसे चकबंदी से रिलेटेड शिकायतें आई, कई ऐसे हैं जो पिछली जो आपदा हमारे यहाँ आई थी उस आपदा में कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें की थी कि हमको मुआवजा नहीं मिला। नलकूप से संबंधित शिकायतें आई कि हमारे खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं जा रहा। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की शिकायतें क्षेत्र में देखने को मिल रही है, जिनका निस्तारण भी चल रहा है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।